नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं पूर्वा मंधानी, मेरे साथ हैं प्रवीण स्वामी और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर हमारे साप्ताहिक शो संकट सुरक्षा और स्वामी का एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हैं। आज के एपिसोड में हम एक बार फिर गाज़ा पे चर्चा करेंगे, इज़राइल की बात करेंगे। सवाल जो हमने उठाया था वो था कि इज़राइल गाज़ा पर ज़मीनी हमला करने में देरी क्यों कर रहा है। प्रवीण, चलिए शो की शुरुआत करें। चलिए, पहले मैं सबसे माफ़ी चाहूँगा कि इस बार हम संकट सुरक्षा के साथ एक दिन लेट हैं। दिल्ली में जैसे आप जानते हो दिवाली के सीज़न के साथ साथ वायरल फीवर का भी सीज़न आता है, तो मैं थोड़ा ख़राब गले के साथ बिस्तर में पड़ा हुआ था। एनीवे सॉरी, और क्वेश्चंस के लिए थैंक यू। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले 2 हफ्तों से लगातार गाज़ा पे इजरायली बमबारी चल रही है। एयरफोर्स अटैक्स चल रहे हैं, आर्टिलरी बॉम्बिंग्स चल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि ये ऐतिहासिक तौर पे सबसे भारी हमला है किसी पॉपुलेटेड जगह में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम्स के बाद। लेकिन जबकि इजराइल ने छोटे छोटे रेड्स किए हैं अपने आर्मर यानी टैंक्स और ट्रूप्स के साथ, ग्राउंड वॉर जिससे गाज़ा कब्ज़ा होगा वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स और कुछ और मुल्क ने अपनी सलाह भी दी है प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू को कि वो ग्राउंड वॉर ना करे। हो सकता है वो रोक की एक वजह है, लेकिन कई सारी और वजह भी हैं। उनमें से अहम शायद ये कि गाज़ा एक बहुत डेंसली इन्हेबिटेड अर्बन एरिया है। अर्बन एरिया में ग्राउंड वॉर करना बहुत कीमती रह सकता है हमलावर के लिए। हमने इराक में और अफ़गानिस्तान में देखा कि कई जगह यूनाइटेड स्टेट्स जैसी फोर्सेस पूरी तरह सफल नहीं हो पाई, क्योंकि जो डिफेंडर्स थे वो या तो भाग लेते थे या छुप छुप के हमले करते रहते थे। और दूसरी वजह है कि सिविलियन कैजुअल्टीज़ बहुत ज़्यादा होती है। पूरे गाज़ा में 25 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, और अभी बमबारी में हमने इतनी सिविलियन कैजुअल्टीज़ देखी है, तो ग्राउंड वॉर में हो सकता है बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा हो। और दुनिया से उस पर फिर ज़रूर दबाव इजराइल पे बढ़ेगा। प्रवीण, चलिए सवालों से शुरुआत करते हैं। आदित्य हमारे मेंबर पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि ये देरी अमेरिका जैसे सहयोगी, आपने इसकी बात की पर इसी के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे सहयोगियों द्वारा डाले गए दबाव के कारण है? क्योंकि अमेरिका से लेकर अब भारत तक हर कोई 2 राज्य नीति के समर्थन की बात कर रहा है। बोल रहे हैं ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अपने सभी सहयोगियों को एक पेज पर लाने के लिए इजराइल को हमला करने में समय लग सकता है। आदित्य, ये बिल्कुल आपका सवाल मतलब इस इशू के हार्ट पे जाता है। पहली बात है कि ये समर्थन हर एक मुल्क इसलिए दे रहा है क्योंकि वो समझते हैं कि सिविलियंस को मारने के सिवाय शायद इसमें कोई बहुत बड़ी सफलता इजराइल हासिल नहीं करेगा। इजराइल ने पहले भी गाज़ा पे ग्राउंड हमला किया है। ऑपरेशन कास्ट लेड कुछ 10 साल पहले हुआ था। उसमें वो गाज़ा पहुंच तो गए, लेकिन एंड में गाज़ा को ऑक्यूपाई करने के बाद उनको वहाँ से हट जाना पड़ा, और जिस हमास को ख़त्म करने की बात उस वक्त की जा रही थी वही हमास शासन करने लगा गाज़ा में। उसके पहले इजराइल ने ग्राउंड वॉर्स लीबिया में और दूसरी जगह वेज की, लेकिन उनका भी कोई ऐसे पॉलिटिकल या स्ट्रेटेजिक वो परिवर्तन हालात में ला नहीं पाए। अगर मेरे ख्याल से ये जहाँ तक 2 स्टेट फार्मूला की बात है, ये तो 1992 जब ऑस्लो अकॉर्ड्स नेगोशिएट हुए थे और उसके पहले भी दुनिया भर में कंसेंसस रहा है कि इवेंचुअली 2 स्टेटों को एक दूसरे के साथ रहना होगा। अगर मैं इजरायली प्लानर होता तो मैं कहता कि मैं पैलेस्टीनियन स्टेट के साथ ज़रूर जीने को तैयार हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक पक्ष यानी हमास मेरे स्टेट को पूरी तरह ख़त्म करना चाहता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इस पे डिस्कशन हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा 2 स्टेट सल्यूशन ना होने का ये भी वजह है कि इजराइल में छोटी छोटी जो एक्सट्रीम राइट विंग पार्टियां हैं वो वेस्ट बैंक में धीरे धीरे पैलेस्टीनियंस की ज़मीन पे कब्ज़ा करने का प्रोग्राम करते रही हैं, और सरकारें क्योंकि वहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, पार्लियामेंट में किसी एक पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी नहीं आती है, तो ये एक्सट्रीम एजेंडा को आगे करने पे लगातार सरकार मजबूर हुई है। लेकिन
सवाल अब ये उठता है कि ये लाखों लोगों का आखिर होना क्या है। सारों को मारा तो जा नहीं सकता है, ना भगाया जा सकता है। तो इज़राइल को कोई पॉलिटिकल सल्यूशन सोचना होगा, और मेरे ख्याल से इस बार दुनिया भर में उसके इज़राइल के दोस्त ही ये मैसेज नेतन्याहू को दे रहे हैं। अब पॉलिटिक्स क्या उनको इस मैसेज को सुनने देगा कि नहीं, ये आने वाले हफ्तों और महीनों में हमें देखना होगा। अगला सवाल विनायक सरदेसाई का, हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि इजराइल के ज़मीनी आक्रमण में देरी के कई कारणों पर बात की जा रही है। बोल रहे सबसे पहले इजराइल ज़मीनी आक्रमण से पहले हवाई हमलों से हमास की क्षमताओं को काफ़ी कम करना चाहता है। दूसरा, इजराइल पूर्ण आक्रमण से पहले हॉस्टेजेस के लिए बचाव अभियान की योजना बना रहा है। तीसरा, पर्दे के पीछे कड़ी कूटनीति या हार्ड डिप्लोमेसी चल रही है। बोल रहे एक और बात यह है कि अमेरिका आक्रमण को अवॉइड करना या डिले करने के लिए इजराइल पर दबाव डाल रहा है, क्योंकि गाजा के अंदर 600 से अधिक अमेरिकी फंसे हुए हैं। आप किसे सबसे संभावित कारण मानते हैं या कोई और भी कारण है? साथ ही क्या आपको लगता है कि इजराइल ने हॉस्टेजेस पर होप गिव अप कर दी है? आपका आखिरी सवाल पहले विनायक जी, ये इज़राइल में ही बहुत बड़ा विवाद है। इज़राइल की हमेशा कल्चर में और पॉलिसी में भी एक कंसेंसस रहा है कि किसी भी इज़राइली को सरकार छोड़ नहीं देगी अपने हालत पे। तो वो हमेशा उग्रवादी ग्रुपों के साथ नेगोशिएट किए हैं ताकि कोई भी इज़राइली चाहे किडनैप हो या हॉस्टेज रखा जाए कि वो किसी तरह बचाया जाए जी। लेकिन इज़राइल के अंदर एक धीरे धीरे एक फीलिंग कुछ क्वार्टर्स में उभर के आया है कि शायद इज़राइल बहुत ज़्यादा प्राइस देने लगा है हॉस्टेजेस के लिए। और ये कहा जाता है कि कुछ सालों से इज़राइल डिफेंस फोर्सेस एक हैनिबल ऑप्शन पे कंसेंसस फॉर्म करने लगे हैं। और हैनिबल ऑप्शन क्या है, वो ये है कि हमला करो उग्रवादियों पे और उनके साथ हॉस्टेज मरे या जिए, बच जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए हज़ारों और टेररिस्ट छोड़े नहीं जाने चाहिए। इस बात पे लेकिन बहुत विवाद इज़राइल में इसलिए है क्योंकि एक छोटा मुल्क है। कभी कभी इंडिया में हमें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि मतलब पूरे इज़राइल की आबादी बहुत खुशी से हम नोएडा में भर दे सकते हैं। बहुत छोटी जगह है, तो वो सोसाइटी एक बहुत क्लोज निट सोसाइटी है और फैमिलीज़ का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। अभी ही रिसेंट अटैक्स में हम देख पा रहे हैं कि लगभग चाहे 1200-1300 लोग ही मरे हैं, लगभग हर इज़राइल के घर में हर एक किसी तरह लोगों को जानता है, उन लोगों को जानता है, तो एक इमोशनल असर बहुत रहा है। लेकिन इज़राइल की रिलक्टेंस पे दो बातें अहम, और एक ये इतिहास से जुड़ा है। एक तो काउंटर वैल्यू बॉम्बिंग। काउंटर वैल्यू यानी दो प्रकार की बॉम्बिंग होती है, मुझे कहना चाहिए काउंटर फोर्स और काउंटर वैल्यू। काउंटर फोर्स में एक पार्टी दूसरे मिलिट्री या दूसरे इंसर्जेंट्स के फोर्स वाले टारगेट्स यानी मिलिट्री टारगेट्स को डिग्रेड करने की कोशिश करता है, और काउंटर वैल्यू है वो उनके इकोनॉमिक एसेट, शहर, आबादी को ख़त्म करने की कोशिश करता है। हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से जानते हैं कि सिविलियंस, ये काउंटर वैल्यू बॉम्बिंग जो है इसका इतना असर नहीं पड़ता जितना पहले शायद सोचा जाता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे ये ज़्यादा इस पे बात नहीं होती है आजकल क्योंकि एडोल्फ हिटलर और नाज़ी एट्रॉसिटीज़ की ज़्यादा जानकारी है लोगों को। लेकिन 1942 के बाद ब्रिटेन ने जर्मनी के शहरों पे कॉन्शियसली हमला किया, सिविलियन एरियाज़ पे। उनके बॉम्ब्स उस वक्त उतने एक्यूरेट नहीं थे, वो तय नहीं कर सकते थे कि एग्जैक्टली कहाँ पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने डेलिबरेटली कई सारे जर्मन सिटीज़ को ख़त्म करने की कोशिश किया, ये समझ में कि लोगों के घर ख़त्म करने से और इंडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग करने से उनका धीरे धीरे मोराल टूटेगा, लड़ने का विल टूटेगा, वो काम नहीं कर पाएंगे। नेचुरली भी किसी भी आर्मी को सिविलियन वर्कर्स की ज़रूरत है, फैक्ट्रियाँ चलनी है। और ये लगातार देखा गया है कि इस प्रकार की बॉम्बिंग से इनफैक्ट नफ़रत बढ़ती है लोगों में। वियतनाम के शहरों पे बहुत काउंटर वैल्यू बॉम्बिंग हुई अमेरिका के वॉर के टाइम, उसका उल्टा ही असर पड़ा। लोग लगभग मतलब मोराल टूटने के वजह अमेरिका के और ख़िलाफ़ हो गए, और जो सिविलियन कैजुअल्टीज़ इराक़ में हुई उनका भी असर उल्टा रहा। तो अल्टीमेटली ये देखा गया है कि अगर जीतनी है, और जितनी भी आप बात कर लो ये प्रिसिशन वेपन्स और एक्यूरेट वेपन्स की, हकीकत ये है कि बम से मासूम लोग मरते हैं।
कि अल्टीमेटली एक ग्राउंड फोर्स को वहाँ लगाना होता है और उस ग्राउंड फोर्स को धीरे धीरे एक वहाँ पॉलिटिकल ऑर्डर भी क्रिएट करना पड़ता है। अब इज़राइल ये नहीं चाहता, वो जानता है कि कल उसकी फ़ौज गाज़ा में जाए तो परसों हमास ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत एसिमेट्रिकल फोर्सेस है, कुछ दिन लड़ाई चलेगी, कुछ इजरायली ग्राउंड सोल्जर्स उसमें मरेंगे, लेकिन बड़ा सवाल है कि वहाँ कब्ज़ा करने के बाद ये करेंगे क्या, क्योंकि आबादी इनके साथ है नहीं। हमेशा के लिए ये रूल करते नहीं रहना चाहते, हमेशा के लिए अपने सोल्जर्स को हार्म के सिचुएशन में डालते नहीं रहना चाहते, और ये पॉलिटिकल सवाल का इज़राइल में कोई जवाब दे नहीं पा रहा है। कल हमास को भी, हमास की गवर्नमेंट को वो ख़त्म कर दे तो चाहे वो किसी और नाम से सरकार बनाए, मतलब गाज़ा डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से सरकार बनाए, तो उसमें हमास के ही अधिकांश लोग होंगे। तो अब ये कदम इज़राइल बढ़ाने में बहुत कंफ्यूज्ड है, और इस वजह ही प्रेसिडेंट जो बाइडेन और बाकी जो इज़राइल के समर्थक मुल्क है वही सलाह दे रहे हैं कि जो भी कर रहे हो सोच समझ के करो, क्योंकि एक मॉर्निंग आफ्टर भी होता है। अभी तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक मॉर्निंग आफ्टर भी होता है और शायद उस वक्त उतना अच्छा नहीं लगेगा आपको। अगला सवाल ललित शर्मा का है, पूछ रहे कि क्या हमास गाज़ा में लोकप्रिय है। बोल रहे हैं 2006 में उसने चुनाव जीते, पर उसके बाद उसकी लोकप्रियता का अनुमान लगाना कठिन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये कई लोग कह रहे हैं कि गाज़ा में ही लोग काफ़ी फेडअप हो गए हैं हमास से, क्योंकि हमास का डेवलपमेंट का और वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के वादे जो थे वो पूरे सफल नहीं हुए हैं। कुछ पत्रकारों से ये सुनने में आता है कि लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, लोग ज़्यादातर इज़राइल को ब्लेम करते हैं ना कि हमास को, क्योंकि इज़राइल ने कई सालों से वहाँ एक आर्थिक ब्लॉकेड रखा है। यहाँ तक कि कुछ वक्त के लिए सीमेंट और ऐसी चीज़ों की बात छोड़ो, इज़राइल पास्ता लाना मना करता था एक वक्त पे, वो भी एंट्री लिस्ट पे था। तो लोग ज़्यादा इज़राइल को ब्लेम करते हैं ना कि हमास को। दूसरी बात है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी या जो अल-फतह और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए वेस्ट बैंक में फोर्सेस थे, उनका वादा ये था कि 2 स्टेट फार्मूला वो लाएंगे और एक पैलेस्टीनियन स्टेट को बनाएंगे। वो पैलेस्टीनियन स्टेट कागज़ पे तो है, भारत भी उस पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज़ करता है, लेकिन ऑन ग्राउंड पैलेस्टीनियंस की लगातार ज़मीन कब्ज़े में आ गई है सेटलर्स की, और इस वजह बहुत नाराज़गी है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से। जैसे कि आप कह रहे हैं, इतनी दूर से अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के ही लीडर बहुत वरीड होंगे कि वेस्ट बैंक के अंदर के कुछ शहर जैसे जनीन या रामाल्ला, उनमें लग रहा है कि यूथ तबका काफ़ी ज़्यादा हमास से जुड़ रहा है। ये मुझे पता है इज़राइल में भी कई लोगों का डर ये है कि इस जंग के वजह हमास का सपोर्ट बढ़ा है ना कि घटा है, चाहे जितना मर्जी डैमेज हो। और इससे मतलब यही एक फाउंडेशन बना है कि रिवेंज और काउंटर रिवेंज का एक साइकिल अब और गहरा हो जाएगा, और इज़राइल को कई सालों या दशकों के साथ जीना पड़ेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं, जैसे कि हम कभी कभी सोचते हैं कि इज़राइल फौदा फिल्म या दूसरे नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री जैसे अपने दुश्मनों को खोज खोज के मार दे सकता है, हमेशा ये नहीं हो पाता। ये अटैक ही उसका सबूत है, और इज़राइल भी नहीं चाहेगा कि वो इनसिक्योरिटी के एक साइकिल में फंसे रहे। तो सल्यूशन अगर उनकी लीडरशिप में अब विजडम आ रहा है, वो ये होगा कि जो बदले की भावना में अभी वो आए हैं, वो बदले की भावना छोड़े। अभी मैंने देखा यूनाइटेड स्टेट्स के एक सेनेटर है बर्नी सैंडर्स, जो पीछे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, उनने एक बहुत विजडम वाली बात बोली मेरे ख्याल से। उनने ये कहा कि 9/11 के बाद यूएसए, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये इज़राइल का 9/11 है, लेकिन 9/11 के बाद वो बदले की भावना में, क्रोध में यूएसए ने गलती पे गलती करी, जिसके का रिज़ल्ट ये था कि बहुत सारे उसके अपने सैनिक मारे गए, बहुत सारे सिविलियन मरे, लेकिन जिन मसलों के वजह अलकायदा पैदा हुआ वो ख़त्म नहीं हुए, उसकी जगह आईसिस आ गया। तो इज़राइल को ये सोच के चलना चाहिए कि वही गलतियाँ क्या वो भी करना चाहते हैं। अगला सवाल संकल्प का है, हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे कि इतनी जल्दी क्यों, वाई द अर्जेंसी, कोई भी ज़मीनी हमला डिस्क्रीट और इज़राइल की ताकतों के आधार पर होना चाहिए ऑन इट्स स्ट्रेंथ।
मैंने दो राजनीति के बारे में बहुत कुछ सुनता हूँ, बोल रहे हैं वो। मुझे ये हास्यास्पद लगता है। दूसरा, ये 3 राज्य समाधान होने की ज़्यादा संभावना है और सबसे पहले तीनों में से कोई भी पक्ष सीमांकन या डिमार्केशन पर सहमत नहीं होगा। हमारे अपने पड़ोसी के भारत के साथ हज़ारों साल के युद्ध को देखते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि भारतीय विशेषज्ञ अधिक और ज़्यादा प्रैग्मेटिक होंगे। एकमात्र वायबल समाधान यथास्थिति या स्टेटस को है जहां वे शांति से एक दूसरे से नफरत कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होने के लिए हमास को जाना होगा। संकल्प बात तो आपकी सही है, हमास को जाना होगा, लेकिन हमास के जाने का क्या मतलब है ये हमें गौर से सोचना चाहिए। दुनिया भर में बहुत बड़े बड़े मिलिट्री, इजराइल से कहीं ज़्यादा बड़े मिलिट्री लड़े हैं किसी फोर्स को ख़त्म करने के लिए, और ज़्यादातर वो सफल पूरी तरह हो नहीं पाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में देखेंगे तो नाज़ी जर्मनी डेफिनेटली ख़त्म तो हुआ, लेकिन वही यूएस ऑक्यूपेशन जो था, बहुत सारे नाज़ी लीडर्स के साथ उनने सुलह किया और गद्दी पे फिर वापस बैठाया, क्योंकि वो जानते थे कि यही कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे या ब्यूरोक्रेट्स थे जो रेजिम को चला सकते थे। और बहुत एग्जांपल्स हैं। सोवियत यूनियन इतने साल अफ़गानिस्तान में लगा रहा, यूनाइटेड स्टेट्स लगी रही, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, जहाँ अल्टीमेटली वॉर किसी अनहैप्पी कॉम्प्रोमाइज़ में ही एंड होता है। बहुत कम युद्ध हैं जो किसी एक साइड के डिसाइसिव विक्ट्री से ख़त्म होते हैं। अब हमास को ख़त्म भी कर दे इज़राइल, मानो कि सारे हमास के बड़े लीडर को ख़त्म कर दे और जहाँ वो कतर और टर्की में बैठे हैं वहाँ भी खोज करके ख़त्म कर दे, तो हमास के जड़ तो ख़त्म नहीं होंगे। और वो जड़ इस बात से जुड़े हुए हैं कि गाज़ा में और पैलेस्टीनियन वेस्ट बैंक में हालात ऐसी बिगड़ी हैं कि लोग एक्सट्रीमिज़म में अपना फेथ बढ़ा लिए हैं। इसके विजडम पे ज़रूर दो राय हो सकती है, और ये कहा जा सकता है कि जिस राय पे पैलेस्टीनियन युवक निकले हैं उसमें उनको शायद सफलता नहीं मिलेगी, या जो चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, लेकिन रीज़न उन पे पूरी तरह लागू नहीं है। आखिर इस्लामिक स्टेट को हम कंडेम कर सकते हैं, लेकिन इस्लामिक स्टेट को ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। आज की तारीख भी इस्लामिक स्टेट सीरिया, इराक में एक्टिव है और अफ्रीका के कई हिस्सों में फैल गया है। अल्टीमेटली कोई पॉलिटिकल सल्यूशन ढूंढना पड़ता है जो बंदूक की नोक पे नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल से इज़राइली लीडर और पैलेस्टीनियन लीडर दोनों समझते हैं कि कुछ 2 स्टेट या कह लीजिए 3 स्टेट सल्यूशन खोजना पड़ेगा। कोई रास्ता ये भी खोजना पड़ेगा कि इज़राइल आखिर जो फर्स्ट वर्ल्ड के करीब मुल्क है, बहुत उसकी अच्छी आमदनी है, अच्छी इकोनॉमी है, वो उस इकोनॉमी को लीवरेज करे ताकि वेस्ट बैंक और गाज़ा में जो गुर्बत और डेस्परेशन के हालात है वो ख़त्म हो। स्टेटस को सॉल्यूशंस बहुत अच्छी चीज़ें हैं अगर स्टेटस को लिवेबल हो, और यहाँ प्रॉब्लम है कि स्टेटस को एक पक्ष के लिए ठीक है, दूसरे पक्ष के लिए नहीं है। पॉलिटिकल विजडम इसी में है कि ज़रूर ताकत के बलबूते पे कुछ अचीव किया जा सकता है, लेकिन वो कुछ के आगे की जो चीज़ें हैं उनके लिए पॉलिटिकल एंगेजमेंट चाहिए। आज का आखिरी सवाल लूँगी, प्रवीण हमारे मेंबर का है, पूछ रहे हैं कि इस युद्ध के बाद अमेरिका और वेस्ट के साथ अरब देशों के संबंधों पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस सैंक्शंस के कारण चीन के करीब चला गया, वेस्टर्न देशों के रुख के कारण अरब देश चीन की तरफ देख सकते हैं नए साथी के रूप में? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। अरब देश कुछ वक्त से चीन की तरफ तो देख रहे हैं। याद रखिए कि कुछ ही महीने पहले चाइना ने सऊदी अरब और ईरान के बीच में एक एग्रीमेंट ब्रोकर किया। सऊदी अरब ने चाइना से मिसाइल्स और कुछ मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ भी ली हैं। दुनिया की जियो स्ट्रेटेजिक परिस्थिति देखिए तो लगभग हर मुल्क, चाहे वो वेस्टर्न कैंप में हो या अगर आप चाहें चाइनीज़ कैंप में हो, हर एक मुल्क दोनों पावर्स को लीवरेज करने की कोशिश कर रहा है ताकि उनसे जो बेनिफिट्स मिल पाएँ वो उनको मिले। कोई कंप्लीटली एक साइड या दूसरे साइड पे अपने आप को कमिट नहीं करना चाह रहा। भारत की भी पॉलिसी लगभग वही है, जबकि हमारे इंटरेस्ट वेस्ट से ज़्यादा जुड़े हैं। कोई हम चाइना से ट्रेड नहीं तोड़ रहे हैं या कोई क्राइसिस नहीं क्रिएट कर रहे हैं।
तो अरब पावर्स ये करेंगे, लेकिन मेनली अरब पावर्स प्रो वेस्टर्न है, क्योंकि उनका मेन खतरा ईरान से है, जो दूसरा वहाँ बड़ा रीजनल पावर है। सऊदी अरब और बाकी मुल्कों का अट्रैक्शन है। अब जैसे ये कहा गया है कि सऊदी अरब, यूएई सब चाहते हैं कि ये पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम किसी तरह गायब हो जाए और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आगे बढ़े। लेकिन जो गुस्से की लहर उनके आवाम में फैली है गाज़ा के बॉम्बिंग के बाद, उसको लीडर्स को इग्नोर करना बहुत मुश्किल रहेगा। मेरे ख्याल से वो पूरी कोशिश करेंगे कि जैसे ही ये मामला ठंडा पड़े तो धीरे धीरे वो नॉर्मलाइजेशन और डिप्लोमेसी का प्रोसेस, इज़राइल के साथ नॉर्मलाइजेशन का धीरे धीरे वो आगे बढ़े। लेकिन मुश्किल होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ में और डायस्पोरा में भी जो मुस्लिम्स हैं वेस्ट में, ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जो वेस्ट ने ह्यूमन राइट्स की बातें की यूक्रेन में और बाकी जगह, वो अब क्यों नहीं कर रहे हैं। और एक बिलीफ पैदा हो गई है कि क्योंकि ये मुस्लिम्स हैं, उनके अधिकारों का वेस्ट ध्यान नहीं दे रहा है जी। तो ये गुस्से के लहर को मिडल ईस्ट के लीडर्स को संभालना होगा। और उसमें जब तक ये बमबारी चलते रहेगी गाज़ा में, मेरे ख्याल से उनको संभालना बहुत मुश्किल पड़ेगा। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।